हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2014 डीबीटी जेआरएफ में जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब के बारे में। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ मैं। कल सीएसआई नेट की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया था कि सीएसआई नेट का जो एग्जाम है वो सितंबर के अंदर ही होने वाला है, सितंबर 31 या 38 सितंबर को। उसके बाद थोड़ी देर में वो नोटिफिकेशन वहां से रिमूव कर दी गई बिकॉज वो शायद गलती से अपलोड हो गई थी होगी। तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो स्टूडेंट्स का पैनिक लेवल था उससे पता चलता है कि आप इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए कितना कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन तो होना जरूरी है, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मैटर करता है। बिना कॉन्फिडेंस के आपको सब कुछ आता है फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, तो जो मेरे पास मेल्स आए, कुछ मैसेजेस आए, उनसे मुझे पता चलता है कि कितना ज्यादा पैनिक लेवल है, कितने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है सारे जो भी एस्पायरेंट्स इसको अपीयर कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस रखो, ये सिर्फ एक एग्जाम है और ये एग्जाम जून में होने वाला था, उसके बजाय ये नवंबर में हो रहा है या सितंबर में हो जाता। ओके, तो भी कितना सारा एक्स्ट्रा टाइम मिला था। हम लोग जब दिसंबर के बाद से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा ना जून के लिए, तो जून के लिए जैसे स्टार्ट किया तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि जून में हमारा एग्जाम होगा, यहाँ तक इस महीने में ये सारे टॉपिक्स हो जाने चाहिए, ये रिवीजन हो जाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ओके, तो अभी तो ये तो एक्स्ट्रा टाइम है, यहाँ पे तो और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिवीजन चलना चाहिए, ना कि आपकी कोई प्रिपरेशन या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो आप। तो इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है। एक महीना एक्स्ट्रा टाइम, कितने सारे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको। 2 महीने तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। ओके, तो इसमें इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है। और अंडर कॉन्फिडेंट रह के कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। आपके पास आपको जितना भी नॉलेज है, जितना भी आपने पढ़ा है, उस पर कॉन्फिडेंट रहो और यही सोचो कि मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ। और कोई भी इसके बाद अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो क्या होगा, आपका ही लॉस है। उसके बाद आपको वापस 6 मंथ प्रिपरेशन, और 6 मंथ कम टाइम नहीं होता है, आप खुद समझ सकते हो। कुछ लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइम की वैल्यू को समझो। ओके, टाइम ये चला गया जो चला गया, वापस नहीं ही आने वाला है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके पास जितनी भी प्रिपरेशन है उसके ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो और कॉन्फिडेंस रखो कि हम लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वही सारा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से ले आएंगे, फैक्चुअल चीजें तो है साइंस में सारी। रेप्लीकेशन से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए तो कहाँ से पूछेंगे, क्या न्यू डिस्कवरी थोड़ी ना करेंगे वो किसी प्रोटीन की रेप्लीकेशन में ये न्यू प्रोटीन की डिस्कवरी भी हो गई तो वो एक या तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है। और लास्ट ईयर के 1000 क्वेश्चंस अगर आपने गेट, सीएसआई नेट, जो भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड टाइपर सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चंस अगर आपने सोल्व कर लिए तो फिर क्या आपको प्रॉब्लम है। ओके, तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रख के अच्छे से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2014 से के अंदर पूछे गए थे ये क्वेश्चंस। इसमें पूछा है इन्नेट इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय। तो इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मीन्स जो बाय बर्थ हमें मिली है, बर्थ के टाइम से हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड हम जब बाहर बाहर से एक्वायर करते हैं, कोई पैथोजन का अटैक होता है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, या फिर कोई पैसिव हम लोग किसी वैक्सीन से या फिर उससे अगर डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा जल्दी से मीडिएट होते हैं वो होती है टोल लाइक रिसेप्टर से। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें इन्नेट इम्यूनिटी काफी सारे बैरियर्स हो सकते हैं, लाइक स्किन है सबसे पहले, तो उसके अलावा भी काफी सारी सेल्स हैं अंदर, तो वो हो जाती है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या आ जाएगी, सबसे पहले जो बैरियर का काम करती हैं वो होती है हमारी स्किन, ओके, म्यूकस, इस तरह से। उसके बाद आते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर तो हो ही नहीं सकता, हमें पता है ये 7 टाइम मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर है जो सिग्नलिंग में वर्क करता है, कुछ अलग टाइप की सिग्नलिंग जो ग्रोथ को प्रमोट करवाती है, ओके। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वाले रिसेप्टर भी नहीं होंगे। और इंटीग्रीन क्या है, एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल है जो सेल से सेल को भी कनेक्ट करता है और सेल से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को भी कनेक्ट करवा के रखता है। तो ये सारी चीजें तो हो ही नहीं सकती। इसमें लॉजिकली सोल्व हो सकता था कि ये टोल लाइक रिसेप्टर है, ये क्या है, एक इम्यूनिटी का पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी का। तो टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या होता है, आर ए क्लास ऑफ प्रोटीन दैट प्ले ए की रोल इन द इन्नेट इम्यून सिस्टम। दे आर सिंगल पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड ऑन essential sentinel cells such as macrophages and dendritic cells that recognize structurally conserved molecule derived from microbes। जो माइक्रोब्स के ऊपर पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स जो होते हैं पीएएमपी, पीपीआर, उन सबको रिकॉग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो उनके माइक्रोब्स के ऊपर क्या ऐसे कंजर्व सीक्वेंस रहेगी, या तो उनकी कोई डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या उनका कोई लिपिड पार्ट हो सकता है। तो इस टाइप से टोल लाइक रिसेप्टर के अलग अलग एग्जाम्पल हैं और अलग अलग टोल लाइक रिसेप्टर्स अलग अलग सब्सटेंसेस को वो करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन सीएसआईआर नेट के अंदर भी पूछा जाता है कि टोल लाइक रिसेप्टर के इस तरह से मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, एक कॉलम में टोल लाइक रिसेप्टर्स दे देंगे और एक कॉलम में ये सारे मॉलिक्यूल्स दे देंगे, फिर उनको मैच करना होगा, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो जो ये सब आपको याद होनी चाहिए। ट्राई एसाइलेटेड लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर 2 एंड फर्स्ट। उसके बाद डाई एसाइलेटेड लिपोप्रोटीन को ये 2 एंड 6। फ्लेजिलिन प्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं 5। टोल लाइक रिसेप्टर 5 से फ्लेजिलिन FF से याद रख सकते हो। उसके अलावा है सीपीजी डीएनए, इसको 9 टोल लाइक रिसेप्टर 9 रिकॉग्नाइज करता है। और उसके बाद 7 और 8 करता है इमिडाजोक्विनोलोन, ओके, इमिडाजोक्विनोलोन को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है अगर किसी बैक्टीरिया का, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर 8। एंड टोल लाइक रिसेप्टर 4 किसको करते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहते हैं उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। देन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर 3। एंड टोल लाइक रिसेप्टर 10 का जो फंक्शन है वो क्या है, अननोन है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cell types is the most characteristic component of the early stages of acute inflammatory reaction। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी रिपीटेशन है इस क्वेश्चन का, एक पहले भी ये पूछा गया था। कल ही हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए कौन से कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा आते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कल आपने सारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि चलो आप कुछ सीख रहे हो इससे और कुछ पढ़ रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, आपके कुछ हेल्प हो पा रही है, ओके। तो आप हेल्प हो पा रही है नहीं उसका तो तब पता चलेगा जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ओके। तो इसलिए आपको अच्छे से डीपली स्टडी करनी है, इन सारी सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एओसिनोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, मोनोसाइट्स क्या है और इनका मेन फंक्शन क्या है। जब एक बार पढ़ोगे उसके बाद वापस से रिवाइज करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। और इमेजिनेशन के साथ पढ़ो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट रहे हो, ओके, रटना नहीं है, इमेजिनेशन के साथ पढ़ो कि ये सारी सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है और हमें हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये चीजें पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग है, ओके। सो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी माइस एंड न्यूड माइस डिफर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक ऐसी डेफिशिएंसी होती है जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनके दोनों के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। और न्यूड माइस क्या होता है, थायमेक्टोमाइज्ड माइस, जिसके अंदर क्या होता है, जिस का थाइमस अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है न्यूड माइस। ये इस टाइप का दिखाई देता है ये, ओके। तो थाइमस का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर,
टी सेल का डेवलपमेंट, और थाइमस ही रिमूव हो गया तो टी सेल का डेवलपमेंट वहां पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली इफेक्ट टी लिम्फोसाइट पे नहीं पड़ेगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बी लिम्फोसाइट्स पे पड़ेगा। उसका रीजन अभी मैं बताती हूँ। तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, बी लिम्फोसाइट। इसके अंदर दिया हुआ है सीवियर कंबाइंड immunodeficiency is a primary immune deficiency. The defining characteristic is usually a severe defect in both the T and B lymphocyte system. Okay, this usually result in the onset of one or more serious infections within the first few months of life, and this deficiency is inherited as a X-linked recessive trait. Severe combined immunodeficiency syndrome are characterized by a block in T lymphocyte differentiation that is variably associated with abnormal development of other lymphocyte lineages, okay, like B cell and T natural killer cells, leading to death early in life unless treated urgently by hematopoietic stem cell transplant. Okay, अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का अगर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाए तो इसकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उसी के अंदर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। ओके, ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। उसके बाद न्यूड माइस क्या होता है, एथाइमिक माइस possesses a vestigial thymus which is incapable of producing mature T cells because T cell का maturation कहाँ पे होता है, thymus के अंदर, as shown by a decreased lymphocyte population carrying the theta antigen and depleted thymus dependent area in their peripheral lymphoid organ. However, they have T cell precursor in their bone marrow. Okay, न्यूड माइस लेक थाइमोसिन, थाइमोसिन नहीं होता उसके अंदर, ए थाइमिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल ऑफ द थाइमस। और थाइमस क्या है, एक रिजिडिंग ग्लैंड है। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस क्या हो जाती है, थोड़ी इसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, इसका फंक्शन क्या होता है, थोड़ा स्लो होने लग जाता है। ओके, then they also have impaired T cell functions as demonstrated by an absence of delayed hypersensitivity reactions and inability to reject skin allograft and decrease antibody response to some T cell T dependent antigens. Okay, तो इनकी वजह से ये सारे इफेक्ट होने लग जाएंगे। उसमें एलोग्राफ्ट का जो रिजेक्शन होता है, एलोग्राफ्ट और ये क्या होते हैं, जो भी कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांट करते हैं स्किन का, तो उसमें काफी सारे रिजेक्शन होते हैं। एक होता है सिन ग्राफ्ट, एक होता है एलोग्राफ्ट। ओके, उसके बाद है बट देयर रेस्पॉन्स टू टी इंडिपेंडेंट एंटीजन इज नॉर्मल, द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन न्यूड माइस रीइंफोर्स द हाइपोथेसिस दैट स्पॉन्टेनियस ऑटो इम्यूनिटी एंड बी सेल हाइपर रिएक्टिविटी आर एसोसिएटेड विद टी सेल डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो टी सेल डेफिशिएंसी होगी, उसके बाद सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी वो किसमें मिलेगी, बी सेल के अंदर। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें टी सेल का जो सबसे पहले डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, उसके बाद बी सेल में मिल रही है, लेकिन इसका आंसर बी सेल दिया हुआ है। ओके, तो ये सारा नॉलेज अगर हमें पता है तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है स्मॉलेस्ट लिपिड कंटेनिंग एनवेलप्ड एनिमल वायरस बिलोंग्स टू। तो कुछ एनिमल जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर मेन पार्ट क्या होता है, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, उसके बाद आउटर कैप्सिड प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का बना होता है। तो मेन पार्ट प्रोटीन और आरएनए डीएनए होता है वायरसेस के अंदर, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिपिड भी प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसी जो वायरस की फैमिली है वो है फ्लेविविरिडी। ओके, तो फ्लेविविरिडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में उसके एनवेलप के अंदर लिपिड भी प्रेजेंट रहेगी। कोरोना विरिडी, टोगा विरिडी एंड बुनिया विरिडी, इनके अंदर प्रोटीन्स का एनवेलप प्रेजेंट होता है, लिपिड नहीं होता है। ओके, the next time which one of the following characteristic cell is found in granulomatous इन्फ्लेमेशन। तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में सबसे ज्यादा जो सेल्स रोल प्ले करती हैं वो होती हैं प्लाज्मा सेल्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। मायोफाइब्रोब्लास्ट नहीं हो सकता, हिस्टोसाइट्स नहीं होता है, एपिथेलियल सेल नहीं होता। तो इन सब के फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, प्लाज्मा सेल क्या है, प्लाज्मा सेल के बारे में तो आपको पता ही है, उसके बाद हिस्टोसाइट क्या है और एपिथेलियल सेल्स क्या है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी टुवर्ड्स एन एंटीजन। तो कौन स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करवाता है? अब हमें पता है कि जो सीडीआर रीजन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, सीडीआर 1, 2, 3 जो एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनमें से भी जो सीडीआर 3 होता है वो काफी ज्यादा हाइपर वेरिएबल रीजन होता है और वो स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करवाता है एंटीबॉडी को, ओके, एंटीजन के लिए। एंड CDR3 रीजन के, इन सारे रीजन के अंदर कुछ ये एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स के लूप प्रेजेंट रहेंगे, ओके। तो अमाइनो एसिड लूप्स इन इट्स वेरिएबल डोमेन, वेरिएबल डोमेन के अंदर जो अमाइनो एसिड के लूप प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं एंटीबॉडी की, तो वहां पे बीटा शीट्स दिखाई देती है, उसके साथ साथ कुछ लूप्स प्रेजेंट रहते हैं अमाइनो एसिड्स के, उन लूप को क्या बोला जाता है, सीडीआर रीजन्स, ओके। कल का अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें मैंने स्ट्रक्चर भी बताई हुई है, बीटा शीट की और पूरी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ओके। तो अमाइनो एसिड लूप इन इट्स वेरिएबल डोमेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो स्पेसिफाई करता है एंटीजन, एंटीबॉडी को टुवर्ड्स एन एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉग्निशन ऑफ इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस इन इन्नेट इम्यून सेल्स इन्वॉल्व्स। तो इन्नेट इम्यून सेल्स के अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहले जो फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, टोल लाइक रिसेप्टर्स। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, इंट्रासेल्युलर पैथोजन, ऐसा पैथोजन जो टोल लाइक रिसेप्टर को इवेड करके वो सेल के अंदर तक पहुंच चुका है, ओके। टोल लाइक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सेल के सरफेस पे, ओके। कोई ऐसा पैथोजन है जो इसको हाइड करके, इन सब से हाइड होके सेल के अंदर अगर पहुंच गया है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर पैथोजन। तो उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड ओलिगोमेरिक डोमेन होते हैं जिसको बोलते हैं नोड लाइक रिसेप्टर्स, ओके। तो वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं इंट्रासेल्युलर पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर क्या है, हमें पता है, रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स लाइक PEM, ओके, एंड प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्सेज। दे पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पार्टिसिपेट करेंगे अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लेमेशन, इम्यून सेल रेगुलेशन, सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन, ओके। लेकिन ये नोड लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमेराइजेशन डोमेन लाइक रिसेप्टर्स और नोड लाइक रिसेप्टर्स आर इंट्रासेल्युलर सेंसर ऑफ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। वो भी सेम चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर कहाँ पे कर रहे हैं, इंट्रासेल्युलरली, सेल के अंदर, ओके। दैट एंटर द सेल वाया फेगोसाइटोसिस और पोर्स एंड डैमेज associated molecular pattern that, so इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोड लाइक रिसेप्टर्स, ओके। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cell surface markers is used to identify the B cell from blood samples। तो ब्लड सैंपल के अंदर बी सेल को आइडेंटिफाई करना है, तो ऐसा कौन सा मार्कर होता है, इनमें से हम लोग देख सकते हैं CD4 क्या है, टी सेल पे प्रेजेंट रहता है, टी हेल्पर सेल पे, ओके। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद CD3 क्या है, टी सेल और बी सेल दोनों पे प्रेजेंट रहता है, ओके। लेकिन CD19 ऐसा मार्कर है जो सिर्फ बी सेल पे प्रेजेंट रहता है और ऑल बी सेल पे प्रेजेंट रहता है। तो इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ब्लड सैंपल के अंदर कि बी सेल्स प्रेजेंट है या नहीं। तो इन सब के बारे में देख सकते हैं, like CD3 is a protein complex and T cell co-receptor है ये, that is involved in activating both the cytotoxic T cell and helper T cell। सॉरी, ये T cell के अंदर ही प्रेजेंट रहता है लेकिन co-receptor है ये, ओके। उसके बाद इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर अल्फा चेन, जिसको CD25 भी बोलते हैं, is a protein that in humans is encoded by the interleukin 2 receptor alpha gene। The interleukin 2 receptor alpha and beta chains together with the common gamma chain constitute of high affinity interleukin 2 receptors। तो interleukins 2 कहाँ से सिक्रेट होता है, टी सेल से, हमें पता है। उसके बाद ये भी टी सेल का हो गया। Then B lymphocyte antigen CD19 also known as CD19 molecule cluster of differentiation 19
B lymphocyte surface antigen, B4 T cell surface antigen, leucine 12, and CVID3 is a transmembrane protein that in human is encoded by the gene CD19. In humans CD19 is expressed in all B cell lineages. इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारी बी सेल पे प्रेजेंट है। तो किसी सैंपल से बी सेल को रिकॉग्नाइज करना है तो ऐसा कौन सा मार्कर लेंगे जो सारी सेल पे प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया परट्यूसिस एंड टिटनेस टॉक्सोइड वुड स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ गया होगा कल वाला जो, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल देखते ही याद आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, उसके अलावा आपको आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल एक्टिव इन सब के दूसरे एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए। और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है तो आपको मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी, तो आप जो भी इस वीडियो को पूरा देखें इसका आंसर जरूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है loss of which of the following classes of molecule on the surface of a tumor cell target would result in reduced susceptibility to killing by host immune cells। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आप पहले से अगर इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड 2010 से लेके अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं सारे आप लोग देखेंगे तो आपको खुद को एनालाइज कर पाओगे कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो इसमें आंसर क्या है आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर थॉट टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो लाइसोसोम्स जो रोल प्ले करता है वो करता है क्लास सेकंड एमएससी रेस्ट्रिक्टेड एंटीजन प्रेजेंटेशन। ओके, तो इसके अंदर क्या करेगा लाइसोसोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका पूरा काफी ज्यादा लॉन्ग मैकेनिज्म होता है। ये आप लोग जब देखोगे कि लाइसोसोम का इसमें क्या रोल है तो अगर आप इस तरह से सर्च करोगे तो इसका पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन डज नॉट हैव एक्सुडेट। तो एक्सुडेट के बारे में मैंने बताया था, कोई सिक्रेशन ऐसा कुछ प्रोसेस जहां पे कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सुडेट्स। और इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे। बिल्कुल इजी है ये। और इसके साथ साथ मैंने इन सब के बारे में भी अलग से बताया था कि ये सब क्या होता है। ओके, कैटरल इन्फ्लेमेशन क्या होता है, सीरस इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होता है और किसके अंदर एक्सुडेट नहीं होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बोनी फिशेस इम्यूनोग्लोबुलिन IgM इज सिक्रेटेड एज। तो कल वाला वीडियो आपने देखा है, उसमें देखा था कि उसमें क्या क्वेश्चन था कि जो कॉन्ड्रिक थी लाइक बोनी फिशेज और जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उनके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो उसका आंसर था IgM। अब उसी ऑप्शन से लेके ये क्वेश्चन बना दिया कि बोनी फिशेज के अंदर जो IgM रिलीज सीक्रेट कहाँ से होती है। वो तो आपको पता है कि दोनों फिश के अंदर IgM प्रेजेंट होती है, लेकिन सीक्रेट कहाँ से होगी और सॉरी सीक्रेट किस फॉर्म में होगी, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो IgM होती है वो पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। ओके, तो पेंटामेरिक फॉर्म में है हमारे अंदर, लेकिन बोनी फिशेज के अंदर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस रहते हैं और ये वो क्या होती है टेट्रामर फॉर्म में होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन फिशेस। तो कौन सी क्लास की इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है फिश के अंदर, IgM। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा है। अगर उसमें फिश की इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन टॉपिक वही है। ओके, तो टॉपिक का तो रिपीटेशन हो ही रहा है ना, तो एटलीस्ट हमें उस टॉपिक के बारे में भी कुछ पता हो तो हम लोग इजीली सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2014 के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस इन सारे वीडियोस को। ओके, और जो भी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं या फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस भी देती हूँ तो उसमें आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके,
तो इस वाले वीडियो के अंदर बीच में कुछ इश्यू आ गए थे, लाइट चली गई थी, तो इस वजह से ये 2 पार्ट में हो जाएगा। सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।